12वीं में हाईएस्ट 96.00 था और 10वीं के रिजल्ट में 96.50, यानी 12वीं से भी अधिक अंक 10वीं के विद्यार्थियों ने बनाए। तो सभी जो 10वीं के विद्यार्थी उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मोनिका सिवल, आपके बीच में छात्रा मोनिका सिवल उपस्थित है, बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव की छात्रा, और अनुशासन इसका इतना काबिले तारीफ कि मैंने इसको कभी जोर से बोलते हुए नहीं सुना। सच में जो विद्यार्थी अनुशासित होता है उसके पास बाकी चीज़ें अपने आप आती हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले कक्षा 10 की टॉपर छात्रा और अपने विद्यालय की सारे परीक्षा परिणामों की टॉपर छात्रा मोनिका सिवल को मैं आमंत्रित करूंगा। मोनिका सिवल आगे आए और मोनिका सिवल को माला पहनाएंगी पिंटू। और इस शानदार सफलता पर मोनिका का मुंह भी मैं मीठा करवाना चाहूंगा। शाबाश बेटा। साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मांगीलाल जी को। आप मोनिका को साफा पहनाकर इसका अभिनंदन करें। तालियों से मोनिका का अभिनंदन करें। देखिए 10वीं में 96.50 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, और हमारे समय में काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। वैसे प्रथम श्रेणी से 54 के बैच में मात्र 2-3 स्टूडेंट्स ही आते थे, और आज इतने सारे विद्यार्थियों को 52 विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थियों के फर्स्ट डिवीज़न, तो ये बहुत बड़ा मायना रखता है। लेकिन होता क्या है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन बच्चों को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया जाता है कि आप लोग बस ये से हो वैसे हो, और फिर वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और पिछड़ जाते हैं। हम देखते हैं निजी विद्यालयों के पैम्पलेट्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, हर साल इतने गिनाते हैं कि 90% से ऊपर हमारे 30 है, हमारे 20 है, हमारे 25 है, हम सबसे लेकिन हाँ, और हम सबसे टॉप है। लेकिन उनके बच्चे वो जो 10th 12th में 95% बनाते हैं, 90% बनाते हैं, वो किस जॉब में लगते हैं, आगे जाके कहाँ छिप जाते हैं, उनका बाद में पता ही नहीं चलता। तो आज जिन विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको रुकना नहीं है। केवल ये मार्कशीट देख के खुश नहीं होना है कि मार्कशीट हमारे पास 96 की है, 95 की है, 92 की है। इस मार्कशीट का असली महत्व तभी होगा जब इस मार्कशीट के बलबूते पर आप कुछ बन के दिखाओगे, नहीं तो इस मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है। इस मार्कशीट की वैल्यू तभी बनेगी जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे और कोई न कोई आपका अच्छा मुकाम आप अपने पैरों पर खड़े होकर और समाज और गांव के लिए एक आदर्श बन के दिखाओगे कि देखो उस बच्ची के या उस बच्चे के उस टाइम इतने मार्क्स बने थे और आज ये इस पद पर है। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा हमारे विद्यालय के सेकंड टॉपर शत्रुघ्न सारण, पुत्र श्री मोडाराम जी सारण और सुपुत्र श्री मांगीलाल जी सारण। जोरदार तालियों से शत्रुघ्न का हौसला बढ़ाएं। आज के समय में सरकारी जो शिक्षक होता है उसको स्वयं पर भरोसा नहीं होता। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग सरकारी शिक्षकों की संतानें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि हम पता नहीं अपने बच्चे को अच्छा कुछ दे पाएंगे कि नहीं। और इस युग में मोडाराम जी सारण ने और मांगीलाल जी सारण
ने इस विद्यालय पे भरोसा किया और सरकारी सिस्टम पे भरोसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण भी मैं मानता हूँ कि अभी मैंने इनसे पूछा, मांगलाल जी से पूछा, तो इन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय से बेस्ट कोई विद्यालय नहीं हो सकता। भले ही परसेंटेज कम बन जाए, लेकिन सरकारी जो शिक्षा है, राजकीय विद्यालय में जो शिक्षा मिलती है, उसके बलबूते पर बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो इस बच्चे को माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रिदा राम जी को। रिदा राम जी इस बच्चे को माला पहनाकर इसका अभिनंदन करें। और इस सफलता पर इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके परिवार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके परिवार को राजकीय विद्यालयों के महत्व का पता है। इनके परिवार में जॉब में सरकारी विद्यालयों में पढ़कर ही स्वयं मोडाराम जी और हरिराम जी, इनके छोटे भाई, आप दोनों सरकारी फील्ड में हैं और सरकारी विद्यालयों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद पे भरोसा है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके परिवार के लिए। साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सोन राम जी को। सोन राम जी आप आएँ और शत्रुघ्न को साफा पहनाकर इसका अभिनंदन करें। आज का ये जश्न इन विद्यार्थियों की खुशी के लिए मनाया जा रहा है। अगर ये जश्न हम आज नहीं मनाते तो इन बच्चों को एक ऐसा लगता कि 12वीं के बच्चे हमसे कम नंबर लाए थे और उनका इतना शानदार जश्न मनाया था, और हम 12वीं वाले बच्चों से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, फिर भी हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रखा। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट से थोड़ा लेट हुआ है कार्यक्रम, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आप कोई भी जब उपलब्धियाँ हासिल करते हो तो कोशिश ये करते हैं कि आपको प्रोत्साहन मिले, लेकिन उस प्रोत्साहन से आप ऐसे नहीं कि अपने आप को ऐसे मानने लगो कि हम तो पता नहीं क्या है। पैर आपके ज़मीन पे रहने चाहिए, पैर ज़मीन से जुड़े होंगे तभी असली सफलता आपको मिलेगी। अब इसी कड़ी में मैं अगली स्टूडेंट लक्ष्मी सिवल, डॉटर ऑफ रामनिवास जी सिवल। लक्ष्मी थोड़े ही अंकों से पीछे रही है, बहुत अच्छी मेहनत लक्ष्मी ने की। इसको माला पहनाएगी पिंटू। पिंटू बेटा आ जाओ, इसको माला पहनाओ। जोरदार तालियों से लक्ष्मी का अभिनंदन करें। और साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिया राम जी को। जिया राम जी आप आए और इस बच्ची को साफा पहनाकर इसका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां लक्ष्मी के लिए। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुभाष। सुभाष आया हो? हाँ, सुभाष को माला पहनाएंगे मोडाराम जी। मोडाराम जी आप आएँ और सुभाष को माला पहनाकर इसका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से सुभाष का अभिनंदन। सुभाष मेघवाल, डॉटर ऑफ श्रवण राम जी, 86.17। नंबर्स देखो कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आज के युग के अनुसार हमें चलना पड़ता है। नंबर्स एकमात्र आंकड़ा मानता हूं मैं, लेकिन अगर अच्छे नंबर्स लाने वाले विद्यार्थियों का प्रोत्साहन उनको नहीं मिले तो उनके अंदर हीन भावना आती है कि हमने इतनी अच्छी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स लाए, फिर भी हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। तो ये ज़रूरी है। इस विद्यार्थी को साफा पहनाएंगे, आप आए अर्जुन राम जी। इस विद्यार्थी को साफा पहनाकर इसका अभिनंदन करें। अठाऊ पहना दो राज्य से। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कृष्णा राम हुड्डा को। कृष्णा राम आया है? कृष्णा राम
कृष्णा राम नहीं आया, तो अगला स्टूडेंट विनीता सिवल। विनीता आ जाए। विनीता को माला पहनाएगी पिंटू। आ जाओ बेटा, बच्चियों को माला आपको ही पहनाना है ना। लेडीज स्टाफ आज कोई है नहीं। जोरदार तालियों से विनीता का अभिनंदन करें। और वो बेटा और विनीता को साफा पहनाएंगे गोविंद जी। गोविंद जी आप आए। जोरदार तालियों से विनीता का अभिनंदन करें। अब इसी कड़ी में इनके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सरकारी विद्यालय पर भरोसा किया। आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अगर ये बच्ची हमारे पास होती तो इसके 99 आ जाते, अगर ये बच्चा हमारे पास होता तो इसके इतने बना देते। होता क्या, मैंने अभी आपको बोला कि परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता। ये आपकी मेहनत अगर कंटिन्यूस रहेगी तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। और एवरेज नंबर वाले भी स्टूडेंट अपने अंदर ऐसी हीन भावना नहीं लाएं, क्योंकि हम सब जो आपके सामने बैठे हैं सब एवरेज नंबर वाले ही हैं। हमारे बीच में एक छात्रा 12वीं क्लास की, जो दोनों आई हैं क्या, उर्मिला, और आ जाओ, आपका भी अब दोबारा से अभिनंदन करें। आ जाओ एक बार। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मैं अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सरकारी विद्यालय पर भरोसा किया। तो अभिभावकों का भी मान, हमारे एक तरीके से हम कहें गार्जियन, संरक्षक और पिता तुल्य मांगीलाल जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रीदाराम मेला साहब से कि माला और साफा पहनाकर आप इनका अभिनंदन करें। मांगीलाल जी आओ, खड़े हो तो मान सम्मान थे वहाँ पर भरोसा करियो। यूँ वास्ते नहीं जाए बच्चे थे ले जाता प्राइवेट स्कूल में, कटी ले जाता मन ध्यान। देखो, निजी विद्यालयों वाले प्रलोभन भी आपको खूब सारे देते हैं कि आपके लिए फीस नहीं लगेगी, किराया नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। लेकिन सारी चीज़ें गौण हैं। अगर सरकारी विद्यालय में कोई भी सुविधा नहीं है ना, फिर भी वो विद्यालय निजी विद्यालय से श्रेष्ठ होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ है वो बहुत सारी छलनियों से होकर गुजर के और फिर यहाँ पे पोस्टिंग पाता है। सरकारी विद्यालय में लगना आसान काम नहीं है। लकड़ी में मोनिका के पिताजी सोहन राम जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सोहन राम जी को भी बहुत सारे ऐसे प्रलोभन मिले होंगे कि आपकी बच्ची बहुत होशियार है, इसको हमारे पास भेज दो, लेकिन फिर भी इन्होंने राजकीय विद्यालय पर भरोसा किया। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। सोहन राम जी को भी साफा और माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे सोहन राम जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और थोड़ा सा मैं मुंह मीठा करा देता हूँ आपका। आप आइए सर, सोहन राम जी, थोड़ा मुंह मीठा करवा देता हूँ आपका। और लक्ष्मी सिवल, आपके पिताजी आए हैं? नहीं आए। सुभाष नहीं आए। चलिए, इनके अभिभावकों में से इतना ही। अब मैं एक यहाँ पे अपने विद्यालय की अच्छी पॉजिटिव चीज़ आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा।
अपने विद्यालय में गणित की पोस्ट लगातार वैकेंट चल रही है, 4 साल 5 साल लगभग से खाली चल रही है। तो इसी गांव के सहीराम जी हुड्डा, उन्होंने मेरे से आके कहा कि जब तक आपके गणित की पोस्ट वैकेंट रहेगी, केवल 10वीं क्लास को मैं हर साल पढ़ाता रहूँगा, और 4 सालों से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद भी हैं। तो मैं आज के दिन उनका भी अभिवादन करना चाहूँगा कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, 1 पैसा इनको पेमेंट नहीं, फिर भी ये इन 10वीं वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और कोर्स भी एकदम टाइमली, सितंबर में ही कोर्स लगातार 4 सालों से कंप्लीट कराते आ रहे हैं। और मार्क्स भी आप देख रहे हो, मोनिका के 99, एक कोई छोटा सा प्रश्न उसके लिखने में कोई मिस्टेक, बाकी 100 नंबर ही मान रहे थे। तो ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। श्रीराम जी आप आगे आएँ, आपको माला और साफा पहनाएंगे मांगीलाल जी। मांगीलाल जी आप सहीराम जी का अभिनंदन करें, माला पहनाएं और साफा पहनाएं, और इनका छुट्टियों में अब मेरे से ज़्यादा चिंता गणित विषय की इनको, बार बार दीपावली की छुट्टियां हो, शीतकालीन छुट्टियां हो कि हाँ मैं 1 घंटा क्लास ले लूं। मैंने कहा सरकार के निर्देश है कि छुट्टियों में नहीं बुलाना है, कि नहीं अपना कोर्स पेंडिंग चल रहा है, कोर्स का रिवीजन हो जाए। तो एक बार देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, इतने निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षण करवाना, 1 पैसा भी इनको पेमेंट नहीं, फिर भी बहुत ही विरले मिलते हैं इस टाइप के। मैं तो नहीं मानता आज के युग में कोई, इस अर्थ युग में कोई भी व्यक्ति 1 घंटा अगर टाइम निकाल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार सहीराम जी के लिए जोरदार तालियां। अब जो हमारे शेष विद्यार्थी हैं उनका भी अभिनंदन किया जाएगा। 10वीं के जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उन सबका मुंह मीठा किया जाएगा, उनको भी माला पहनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पोस्टर का विमोचन वो किया जाएगा, कि 10th के जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनके पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। तो आप जो भी विद्यार्थियों के मैं नाम बोल रहा हूँ वो आगे आए, और अपने नाम के 2 पोस्टर हैं, एक पोस्टर अभी आपको दिए जाएंगे, आप अपने घर पे लगाएंगे इस पोस्टर को, ताकि यादगार रहे। और इसको याद तब तक रखना है जब तक आप मुकाम को हासिल ना कर लो, अपने लक्ष्य को अचीव ना कर लो। ऐसे नहीं कि पोस्टर लगा के छोड़ दिया। ऐसे तो खंभों पर हम बहुत सारे देखते हैं 95, 96, 97, 99 तक, लेकिन उनको कुछ बना हुआ नहीं देखते तो बहुत ऐसे विडंबना होती है कि देखो इसने इतने। और उडवाला में देखिए, अपना आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्विस इस गांव से लगते हैं बच्चे। ये बात सभी पूरी जो तहसील के लोग मानते हैं कि उडवाला से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में है। और क्योंकि यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है, गार्जियंस भी बहुत जागरूक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कई विद्यार्थी अपनी दिशा से भ्रमित भी हो जाते हैं, और उनकी मार्कशीट है वो भले ही वो 90% की हो, 95% की हो, कागजों में दबी रह जाती है। मार्कशीट का महत्व तभी है, ये जो मार्क्स बने हैं, अगर आप इस मार्कशीट के बलबूते को कायम रखते हैं, इसके वजूद को रखना चाहते हैं, तो आपको इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस मार्कशीट की सार्थकता होगी। ऐसे नहीं कि इतने % बना लिए अब रुक गए, अब ज़्यादा मेहनत करने की कहाँ से। इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इस मार्कशीट का जो असली रिस्पॉन्स है वो आपको मिल पाएगा। अन्यथा एक बार बात चलेगी, मीडिया में आएगी, हाँ ठीक है अच्छे मार्क्स बने हैं, लेकिन जब आप इतने मार्क्स लेके भी कुछ अचीवमेंट नहीं करोगे तो ये मार्कशीट फिर एक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा पोस्टर विमोचन के लिए मोनिका, शत्रुघ्न, लक्ष्मी और सुभाष, ये चारों स्टूडेंट आगे आ जाएं और पोस्टर को अपने सामने लेके और ऐसे सामने खड़े हो जाएं। मोनिका। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम हो रहा है। इस पोस्टर विमोचन कार्यक्रम की खास बात यह है कि पोस्टर विमोचन खुद के द्वारा किया जा रहा है। ये ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि अपनी सफलता का पोस्टर विमोचन व्यक्ति खुद ही करे। आप यहाँ देख पा रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला
चूरू। मोनिका सिविल पुत्री श्री सोनराज सिविल ने 96.50 अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए होनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको ये सफलता प्राप्त करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? माता पिता और समस्त गुरुजनों को। समस्त गुरुजनों को। भविष्य में क्या बनने का इरादा है, क्या सपना है, क्या लक्ष्य का निर्धारण है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। एक बार जोरदार बच्चे के लिए तैयारी। और कैसे डॉक्टर बनेंगे? गरीबों की सेवा करने वाले या गरीबों को लूटने वाले? कैसे डॉक्टर बनेंगे? गरीबों की सेवा करने वाले। बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि लगने से पहले, बनने से पहले लोग कहते ऐसे हैं, लेकिन फिर विचार बदल जाते हैं, स्वभाव नहीं बदलेंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अगर घटना हुई तो मैं मदन जी को भेजूँ वीडियो है। बहुत बढ़िया, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हमारे साथ में शत्रुघ्न सारण है। मैं इनकी एक खास बात बताना चाह रहा था, मदन जी ने भी बताई। निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अक्सर क्या 99.99 प्राइवेट विद्यालयों में भेजते हैं, लेकिन इनके पिताजी जो मेरे सीनियर साथी रहे हैं, हम गुरु भाई रहे हैं राजकीय लक्ष्मीनारायण तापड़िया में, मोड़ू राम जी, उनका बच्चा है, उन्होंने 92.50 अंक प्राप्त किए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे किताब विमोचन के लिए, पोस्टर विमोचन के लिए अलग अलग नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो अच्छी बात है कि विद्यार्थी ने अगर मेहनत की है तो है विमोचन खुद ही करे। भविष्य में क्या इरादा है, क्या सपना है? इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बन के ऐसे पुल बनाएंगे जो कभी टूटे नहीं, ऐसे ही बनाएंगे, या पुल बना, बजट पास हुआ नहीं, उससे पहले टूट गए, कैसा बनाएंगे? जो टूटे नहीं हुए। जो टूटे नहीं। वास्तव में एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि देश के निर्धारण के लिए, देश के विकास के लिए इंजीनियर भी जरूरी है, डॉक्टर की भी जरूरी है, किसान भी जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ देश के विकास के लिए इंसान बनना भी जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे जाके अच्छा काम करेंगे। लक्ष्मी सिविल जिसने 86.33% अंक प्राप्त किए, 86.33, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। मदन जी ने कहा था कि हम डीजे बजाएंगे पहले, या आपने कहा था कि हम अच्छा बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा, ऐसा कहा? हमने कहा था। हमने कहा था। तो कहा जाता है, हमारे कहावत है कि औलाद के आगे पिता हार जाता है। तो वैसे ही बच्चों ने कहा कि अगर हम प्रतिशत बना लेते हैं तो आप क्या करोगे, हमें डीजे बजाना है। तो मदन जी ने अपनी इच्छा नहीं होने के बाद भी बच्चों की हंसी के लिए, खुशी के लिए काम किया। क्या बनने का इरादा आगे जाके? आईपीएस। बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां। आईपीएस बनना है। और मैं कहता हूं अगर एक गांव में अगर एक आईपीएस बनता है तो उस जिले से हजारों आईपीएस निकलते हैं। अगर एक गांव से एक डॉक्टर बनता है तो हजारों डॉक्टर बनते हैं। एक गांव से एक शिक्षक बनता है तो हजारों शिक्षक बनते हैं। और एक गांव से अगर एक डाकू निकलता है तो हजारों डाकू भी बनते हैं। यह सच्चाई की बात है, संगति का असर होता है। तो एक बार जोरदार बच्चे के लिए तालियां। और हमारे साथ में सुभाष मेघवाल है जिसने भी 86.17% प्राप्त किए। बधाई हो आपको सबसे पहले। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। क्या बनना है आगे जाके? डॉक्टर बनना है। मतलब इस बार रूप बदला है, स्वरूप बदला है। पिछली बार जब मैं 12वीं के समय आया था परीक्षा परिणाम, सब शिक्षक बन रहे थे, लेकिन आज डॉक्टर भी मिला है, इंजीनियर भी मिला है, आईपीएस भी मिला है, सब मिला है। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। शानदार कार्यक्रम। और अपनी सफलता के लिए जो पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए सबको बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य श्री मदन लाल जी पिलानिया। धन्यवाद प्रजापति जी। अब आप अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो सभी विद्यार्थी। ये पोस्टर आपको घर जाते समय साथ ले जाना है और इसको आप अपनी जहाँ से आप देख सकते हैं अपनी नज़रों के सामने इसको रखना है और इसको इस तरह से देखना है कि ये इससे हमारे देखो ये परसेंटेज 10वीं 12वीं में परसेंटेज आजकल बहुत सारे बच्चों के बढ़ने लगे हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर इतने मार्क्स आ जाए, आपको मैं बताऊं RAS IAS का जो फाइनल कट ऑफ होती है ना 50 के अंदर रहती है, 50% के अंदर। तो 10वीं 12वीं में ये मार्क्स आजकल जो अच्छे मेहनती बच्चे होते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में उतरते हैं कोई भी आगे, जैसे 12वीं के बाद
कोई भी कंपटीशन देंगे किसी भी सर्विस में जाने के लिए, तो उसमें परसेंटेज अगर ये बने तो आप टॉप 10 रैंक में आएंगे। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर 80% नंबर भी बन जाते हैं तो भी वो बहुत बड़ा मायना रखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं इसी कड़ी में आगे जो विद्यार्थी उपस्थित है उन सबको बुलाना चाहूँगा। पूजा प्रजापत आई है। पूजा प्रजापत, कविता सारण आए। कविता सारण को माला पहनाए। पिंटू आ जाओ बेटा। कविता सारण के बाद सुभाष सिवल, एक बार जोरदार तालियां। इन बच्चों की मेहनत भी कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो नंबर्स होते हैं वो एक आंकड़े मात्र हैं। असली जो मेहनत आप जब कंपटीशन में मार्क्स लाएंगे वो असली मेहनत। एक बार पहने रखो बेटा और बैठो। और इसी कड़ी में आगे मौसम, सुखराम, आरती, माया, बाबूलाल, अंबिका, उर्मिला, शंकर, भवानी शंकर, अनीता, मनीषा, पूजा, इन विद्यार्थियों में से एक एक करके सारे विद्यार्थी आए। इन सबको माला पहनाकर और इनका मुंह मीठा करके अभिनंदन किया जा रहा है। ले बेटा मौसम। 10वीं के सारे विद्यार्थी 1 बाय 1 आ जाए। मैं नाम यहाँ सबके बोल चुका हूँ। जो विद्यार्थी आए हुए हैं वो सारे विद्यार्थी आ जाएं। उनका जो भी 10वीं के विद्यार्थी आए हुए हैं फटाफट आ जाएं आगे। आ जाओ बेटा उधर। पिंटू आ जाओ। गाड़ी बजाओ। इससे क्या करना? मैं आपको बताऊं, आपको लग रहे होंगे कि इनके ज़्यादा परसेंटेज नहीं। अभी एक अपने एरिया में ईंदपाल सर गांव से सरोज जाखड़ नाम है शायद, 10th में मात्र 60% और 12वीं में भी लगभग इतने ही 65 या 70% होंगे। आज IAS, अभी जो पिछला रिजल्ट आया था उसमें IAS बनी है वो। तो नंबर्स के ऐसे चक्कर में ऐसे ना आए कि हमारे नंबर कम है तो हम पीछे रह गए। कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है। असली जो कंपटीशन है वो उस समय जब आप कंपटीशन जब देंगे उसमें जो मार्क्स होंगे वो आपका असली कंपटीशन है। तो कम नंबरों वाले निराश ना हो और जो ज़्यादा नंबर्स वाले हैं वो भी अपने पैर वो ज़मीन पे रखें और ऐसे इस मेहनत को लगातार कंटिन्यूस आप बरकरार रखें। 10वीं के और कोई स्टूडेंट्स सारे आ चुके हैं? आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। बहू जी प्रसाद लाके सबको प्रसाद बांट दो। एक बार 10वीं के और कितने स्टूडेंट हैं फटाफट आ जाओ भाई, अपना कार्यक्रम फिर लंबा होगा तो बोरिंग होगा। आप फटाफट आ जाएं। जो भी 10वीं के विद्यार्थी बचे हुए हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक बार जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं 5 विद्यार्थी, एक बार इधर आएँ, आप आगे आ जाएं, फटाफट आगे आ जाएं। एक जो सामूहिक वाला पोस्टर है वो इनको दें। एक बार ये पकड़ के और आगे खड़े हों। आप सीधा रखो, इसको बराबर करो, ऊपर करो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा। कोई भी विद्यार्थी 3rd डिवीज़न नहीं है। एक भी विद्यार्थी चाहे 12वीं का रिजल्ट देखें चाहे 10वीं का देखें तो ये क्वालिटी रिजल्ट है। एक तरीके से क्वालिटी रिजल्ट की जब बात आती है विभाग में तो 3rd डिवीज़न जो होती है उसको एक मानदंड से उसको नीचे माना जाता है, उसको क्वालिटी एजुकेशन में नहीं माना जाता। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 12वीं के रिजल्ट के टाइम भी आप अपने विद्यालय में पधारे थे। सरकारी विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित करना इनको अच्छा लगता है और जहाँ भी जाते हैं
पर्यावरण की चर्चा किए बगैर कभी नहीं रहते, क्योंकि पर्यावरण के ये इतने शुभ चिंतक हैं कि आप इनके घर जाके आप देखेंगे तो इन्होंने एक नर्सरी बना रखी है, और जो भी पौधे लगाना चाहता है उनको ये निःशुल्क पौधे देते हैं। और किसी को भी शुभकामना संदेश, बधाई संदेश या कोई उपलब्धि पर ये बधाई देना चाहते हैं तो उस टाइम ये अपनी बधाई के साथ एक पौधा भी भेंट करते हैं, और उस पौधे को बड़ा करके और उसके फल खिलाने का उससे वादा करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में भी जो हमारे टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी तरफ से मोटिवेशन और उसके बाद में जो उपहार स्वरूप जो पौधे हैं वो आप भेंट करेंगे। सबसे पहले आप इनका उद्बोधन सुने। आप बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, एक जोश अपने अंदर आ जाता है इनके जोशीले स्पीच को सुन के। तो मैं आज के इस अवसर पर आपका स्पीच हम सब सुनना चाहेंगे, ये बच्चे सुनना चाहेंगे और कुछ आपसे सीखना चाहेंगे। तो जुगल प्रजापति जी सर। धन्यवाद। मेरे गुरु भाई रहे हुए हैं, मेरे से सीनियर हैं, तो इतना तो मैं नहीं हूँ, एक सामान्य से नाचिस्ता हूँ। और अवसर मिला ओडवाला की पावन भूमि पर, पवित्र भूमि पर, विद्या के मंदिर पर आने का। मुझे अक्सर विद्यालयों में जाना पसंद है और अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना। और पर्यावरण बचेगा तब देश बचेगा, विश्व बचेगा। अक्सर हम कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी को ठहराना होता है, रोकना होता है, तो हम देखते हैं कि पेड़ के नीचे गाड़ी को रोके। सोचते सब हैं, धूप है, एकदम तेज है, विश्राम करना है तो पेड़ ढूंढते हैं। और आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं और आप धूप से उधर गुजर रहे हैं तो वहाँ आपको ठंडक का एहसास होता है। गुरुजी अभी कुल्लू मनाली जाके आए हैं। क्यों जाके आए हैं? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट है वो प्रकृति के कारण, पेड़ पौधों के कारण अच्छा है। अगर पेड़ पौधे होंगे तो सब कुछ चलेगा। तो एक संकल्प आज परिणाम आ गया जीवन में, जैसे सर ने बताया। और मैं तो हमेशा कहता हूँ सरकारी नौकरी कोई सफलता का आधार नहीं है। हिंदुस्तान में 1% लोग भी सरकारी नौकरी नहीं लगते हैं। सरकारी नौकरी सफलता का नहीं है। मैं नौकरी नहीं लगा था तब भी मेरे यही शब्द थे, और मैं लग गया तो भी मेरे यही शब्द है, हाँ हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। चाहे हम व्यापार करें, हम चाहे किसान बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, क्योंकि हमें जाना है। कहाँ जाना है? एक दिन संसार को छोड़कर क्या करना है? जाना है। हमें अच्छे काम करने हैं। तो पर्यावरण के प्रति एक हम छोटा सा संकल्प लेंगे। छोटा सा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा संकल्प है कि हम जब मरेंगे तो हमें 2 पेड़ों की जरूरत है। कितने पेड़ों की जरूरत है? 2 पेड़। अब आप भी कह रहे हो कि सर आप तो शुभ अवसर पर ऐसी बात कर रहे हो। शुभ अवसर पर ऐसी बातें होनी चाहिए कि हमें अपना जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, मृत्यु, वो याद रहे। तो कितने पेड़ लगेंगे? 2। हमारे को जलाने में कितने पेड़ लगेंगे? लेकिन हमें तैयार कितने करने हैं? 5। ऐसा संकल्प ले सकते हैं क्या? 5 पौधों का, कि हम 5 पौधे लगाकर तैयार कर दें। ऐसा नहीं लगाया, जल गया, पता ही नहीं चला। अब जैसे मदन जी ने और पूरे स्कूल की टीम ने, बच्चों ने कितने पेड़ लगा रखे हैं। आज से 5 साल बाद आप ओडवाला की सड़क का और यहाँ का टेम्परेचर आके मशीन से चेक करना, 5 डिग्री का अंतर पड़ जाएगा। कितने डिग्री का अंतर पड़ जाएगा? 5। तो एक बार सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पे और प्रतिज्ञा की स्थिति में आ जाएं। सभी खड़े हो, आपने सभी खड़े हो जाएं। बोलो, आज हम संकल्प करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा मूक जानवरों की सहायता करना और पेड़ों को बचाना। हम अपने जीवन में कम से कम 5 पौधों को पेड़ बनाएंगे। क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। तो आज हमारा संकल्प पर्यावरण के प्रति समर्पित है। आपने देखा होगा कि अपन के गांव में जो बाजार है उसमें बड़े बड़े पीपल हैं, बड़े वट वृक्ष लगे। सोचा कभी
आपके दादा परदादा ने वो लगाए थे, आज हम उसके नीचे बैठकर आनंद की अनुभूति करते हैं। बैठे, चलें, छोटी सी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। बैठिए, अभिभावक भी आए हुए हैं। बेटियों की संख्या ज्यादा और बेटियां आगे नहीं पढ़ पाती। जैसे मैं प्राचार्य सर से बात कर रहा था तो कहा कि मार्कशीट फाइल में दब जाती है और बेटियां ससुराल चली जाती है। बेटियां कहां चली जाती है? ससुराल, ग्रामीण क्षेत्र है। तो अभिभावकों के लिए छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दुनिया आपको बहुत कुछ कह सकती है। दुनिया आपको बहुत कुछ कह सकती है कि आप बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आप बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, इनकी शादी कर दो। मैं तो ज़्यादातर अक्सर देखता हूँ कि परिवार के लोग हैं ना, परिवार के लोग ही कहते हैं कि छोरी बड्डी होगी, छोरी कहीं होगी बड्डी। पस तो बाचाई बिरो मोटियार बिन दुख देवे, पच आपा पंचायती करना भी जावा, राज्य को भी करना चाहवा, ये सब आपा लोग ही करा। तो छोटी सी एक बात मैं थाने कहनी चाहूँ आज कि दो आदमी यहाँ, दो का यहाँ आदमी, दो आदमी थे, एक की शादी हुई थी और एक पड़ोसी था, वो कमा रहा था। बात को ध्यान से सुनना। तो एक पति और पत्नी थे, वो लड़ते थे रोज। पति पत्नी क्या करते थे? लड़ते थे। और पास में जो पड़ोसी था, उनकी लड़ाई से उनको आनंद आता था, मजा आता था। उसने एक दिन उस पति को बुलाया अपने पास कि यार तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोला कैसे? बोला तेरी पत्नी तुझे रोज गालियां निकालती है, कभी कुत्ता कहती है, कभी बेशर्म कहती है, कभी जानवर कहती है, तू इसको छोड़ देना। किसको? किसको छोड़ने की बात हो रही है? पत्नी को। कह कौन रहा है? पड़ोसी। किसको कह रहा है? पति को। गालियां कौन दे रहा है? पत्नी। किसको? पति को। छोड़ने की बात कौन कर रहा है? पड़ोसी। तो उस पति का जवाब सुनिए। उसने कहा कि मेरी पत्नी है, गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे को जानवर ही तो कहती है, तो मैं तो इसका जानवर, मैं इसकी जान, ये मेरी जान, और मैं इसका क्या हो गया? वर। मेरे को ये क्या कहती है? जानवर। तो मेरी ये क्या है? जान, और मैं इसका क्या हो गया? वर। तो मैं तो जानवर हुई। कहने का भाव समझे नहीं समझे? दुनिया आपको नेगेटिव करेगी, आप उस नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल लेना। समझ में आया? दुनिया आपको नकारात्मकता में ले जाएगी, आप उसमें सकारात्मक ले लेना। जिस प्रकार उस पति को यह कहा गया कि तेरी पत्नी तेरे को जानवर कहती है, अगर वह पड़ोसी का कहना मान लेता, वह रिश्तेदारों का कहना मान लेता, तो वो पत्नी को छोड़ देता ना। लेकिन उसने पॉजिटिव ली। वैसे ही अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग मना करेंगे, आप पॉजिटिव बन जाए। आप क्या बन जाए? सकारात्मक बन जाए, क्योंकि हमें आगे लंबी दूरी यात्रा करनी है। ये परसेंट कोई मायने नहीं रखता। मेरे 10वीं में 54.67 है। कक्षा 12 मैंने 2005 में की, मैं टॉपर था राजकीय लक्ष्मीनारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय का, 64.15 है। और मेरे से साथी बहुत आगे आगे बड़े, परसेंट बहुत थे उनके। लेकिन क्या है, अगर आप जिंदगी के मंच पर अपना किरदार न निभा पाए, आप लड़ नहीं पाए, आप अपने आप से संघर्ष नहीं कर पाए, अगर आपने मरने की सोच ली, अगर आपने आत्महत्या की सोच ली, तो जीवन में आपसे बड़ा कमजोर कोई नहीं है। ध्यान रखना, कोई सरकारी नौकरी सफलता का पैमाना नहीं है। हाँ, हम अपना प्रयास आईपीएस बनने का करें, हम प्रयास आईएएस बनने का करें, हम प्रयास शिक्षक बनने का करें, हम प्रयास डॉक्टर बनने का करें, हम प्रयास इंजीनियर बनने का करें। लेकिन अगर उस प्रयास में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम फंदे को नहीं ढूंढे। हमें झूलने की जरूरत नहीं है। हमारे में काबिलियत है तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कमा सकते हैं। हाँ, हम हमारा प्रयास 100% करें, हमारा 100% दें कि मुझे आईपीएस बनना है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बात कि धरा साथ दे या न दे, धरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है। बेटियों को समर्पित है, बेटों को समर्पित है। घर वाले कह रहे हैं बेटों को कि धरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है। तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग साथियों एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो बात कुछ और है, बात कुछ और है। इस
बात को समझें। हमें अपने माता पिता हम पर विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है? इसके एक बात को पूरा ध्यान से सुनिए कि एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा, अगर आपने बेटियों ने माता पिता का विश्वास तोड़ दिया, अगर आप बेटों ने माता पिता का विश्वास तोड़ दिया, मैं उस दिन भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, अगर एक बेटी गलत काम करती है तो 1000 बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है। आप 1000 बेटियों की हत्या कर देते हो, एक बेटा गलत काम करता है तो दूसरे की भी पढ़ाई नहीं छूटती है। हमारा समाज ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। अगर आपने एक बच्चे की पढ़ाई छुड़ा दी, आपने अपने माता पिता के साथ धोखा कर लिया, तो उनका दिल कैसे टूटता है? छोटा सा उदाहरण, कैसे? आपने किसका विश्वास तोड़ दिया? अरे बोलो किसका? तो उनकी हालत क्या होगी? छोटी सी बात से समझे कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा, उसको आप लेकर धोरे पर जाना। कहां पर जाना? अरे कहां पर जाना? दौरे पर। छोटा सा बच्चा, आपने देखा होगा, अगर हम छोटे से बच्चे को उछालते हैं तो हंसता है, देखा होगा? उछाला भी होगा, वो मुस्कुराता है, देखा होगा? क्यों मुस्कुराता है? कि उसे विश्वास है कि आप उसे गोद में ले लेंगे। उसे क्या विश्वास है? आप उसे क्या ले लेंगे? गोद में। लेकिन आप एक छोटे से नन्हे से प्यारे से मुन्ने से बच्चे को उछाले और छोड़ दें। मैंने धोरे को क्यों कहा है? क्योंकि आप पक्के में गिराओगे तो बच्चा चोट ज्यादा लग जाए। उस बच्चे को उछाले, धोरे पर जाके उछाले और हाथ नीचे कर ले और उसको हाथ में नहीं ले, क्या हुआ? बच्चा कभी मुस्कुराएगा? नहीं। क्या बच्चा मुस्कुराएगा? क्या उस दिन नहीं, उसके बाद भी वह बच्चा कभी नहीं मुस्कुराएगा। अगर आपने अपने माता पिता का विश्वास एक बार तोड़ दिया, कितनी बार तोड़ दिया? एक बार तोड़ दिया, तो जीवन में वो कभी नहीं मुस्कुराएंगे। अगर आपने अपने पिताजी की पगड़ी एक बार नीचे उतरा दी, तो जीवन में वो पगड़ी आगे कभी नहीं बढ़ेगी। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को हमेशा याद रखना। बोलो विश्वास। आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। बोलो विश्वास, विश्वास, विश्वास। कितने विश्वास? 3। कितने विश्वास होने जरूरी है? 3 विश्वास। कितने? ऐसे करो, कितने विश्वास? 3 विश्वास। हमारे अंदर कितने विश्वास? 3। अगर 3 विश्वास है ना, तो मैं कहता हूं आप प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, IAS भी बन जाओगे, IPS भी बन जाओगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे और इंजीनियर भी बन जाएंगे। लेकिन विश्वास कितने होने चाहिए? 3। पहला विश्वास, ऐसे करो, पहला विश्वास, ऐसा हाथ ऊपर होना चाहिए। कौन सा विश्वास? पहला विश्वास स्वयं पर विश्वास। किस पर विश्वास? अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। घर वाले कहते हैं तुम्हें सिक्कर भेज देंगे, जयपुर भेज देंगे, कोटा भेज देंगे, तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं है, तो क्या ईश्वर सहायता कर देगा क्या? नहीं। तो पहला विश्वास किस पर? दोबारा है, हाँ बालिका, ये विश्वास तो उधर जा रहा है। चलें, पहला विश्वास किस किस पे? स्वयं पर। दूसरा विश्वास अपने काम पर। किस पे? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप पर विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, मुझे सफलता मिलेगी। तो पहला विश्वास किस पर? दूसरा विश्वास किस पर? अपने काम पर। तीसरा विश्वास भगवान पे। कौन सा विश्वास? तीसरा विश्वास किस पे? भगवान पे। हम अक्सर करते क्या है? पहला विश्वास भगवान पे कर लेते हैं कि अब भगवान करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। किसान खेत में अगर जाके हल नहीं जोतेगा तो क्या उसे फसल मिल जाएगी क्या? नहीं। वो सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करता है किसान, और हल उठाता है और खेत में जाता है, और दूसरा विश्वास करता है कि हाँ मैंने बीज बोया है, और तीसरा विश्वास करता है कि भगवान देगा, इसलिए हमें सफलता मिलती है। तो कितने विश्वास? 3 विश्वास। किस पर विश्वास? पहला। दूसरा विश्वास किस पर? अपने काम पर। तीसरा विश्वास किस पर? भगवान पे। तो कितने विश्वास हमारे अंदर होने चाहिए? और मैं उम्मीद करता हूं आप में तीनों विश्वास है या नहीं है? और इस विश्वास को बनाए रखेंगे या इस विश्वास को तोड़ेंगे?
अगर आपने अगर एक बार विश्वास तोड़ दिया तो माता पिता की वही हाल होंगे जिस प्रकार एक बच्चे को हमने उछाला और उसे हाथ में लिया तो बच्चा क्या किया, मुस्कुराया, और उसको छोड़ दिया तो क्या मुस्कुराया क्या? अगर आपने एक बार अपने परिजनों के साथ, स्वजनों के साथ, अभिभावकों के साथ, पालकों के साथ, अपनों के साथ धोखा कर लिया तो जीवन में कभी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। तो शिक्षा सैनिक का दूध है, पिएगा वो धाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बात कही थी, आपको भी ये बात याद रखनी है। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय शिक्षा। बोलो जय शिक्षा। जय शिक्षा के कारण मदन जी बैठे हैं प्राचार्य बन के, हैं? इन्होंने पहले बीएसटीसी की, फिर है ना बीएड की, फिर पीजी की, और आज हमारे सामने प्राचार्य इसी बैठे हैं, और भविष्य में डीओ भी बनेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी भी बनेंगे। तो ये किससे संभव हुआ, बताएं मुझे आप, ये किससे संभव हुआ? किससे संभव हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ क्या? नहीं। फेसबुक से हुआ? नहीं। चैटिंग से हुआ? नहीं। इनसे दूर रहना है, उपयोग जरूर करना है। इंटरनेट ऐसा नहीं है कि गग्गू बने बैठे रहे, पता ही नहीं चला देश में क्या हो रहा है। यूज भी करना है, ऐसा नहीं है मोबाइल का यूज नहीं करना है, यूज करना है, दुनिया से जुड़े रहना है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं जमाने के साथ चलना है, हमारे ये ताऊ जी कह रहे हैं कि ये सिस्टम थोड़ा गलत है, तो उन्होंने कहा जमाने के साथ चलना है, तो जमाने के साथ चलना। अगर जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो जमाना पिछड़ जाएगा। आज अमेरिका भारत से कितने साल आगे, 50 साल आगे, हम 50 साल हमें समय लगेगा। आज उड़ वाला है, वो सिटी से आगे कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें समय लगेगा कवर करने में। तो विश्वास तोड़ेंगे? नहीं। तीनों विश्वास याद रखेंगे? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सब खड़े हो जाएं एक बार, और ये पौधा दे रहे हैं, और हरित शुभकामनाएं आपको कि आप आएँ। गुरुजी नाम बोल दो। पौधे को क्या बनाना है? पेड़ बनाना है। हरित बुद्ध बधाई, मोनिका को पेड़ बनाना है और इसके जामुन भी खिलाने हैं, ठीक है। आगे उसके बाद शत्रुघ्न आ जा भाई। शत्रुघ्न सारण, पेड़ बनाना है इसको और फल भी खिलाने हमें, जामुन, ठीक है ना। ऐसे नहीं फोटो खिंचा ली, हमने पौधा दे दिया, हमने कह दिया लगा, फल बने नहीं तो मतलब ही क्या है। हाँ। लक्ष्मी शिवल, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इसको पेड़ बन के देखोगे ना, बड़ा आनंद आएगा। और आप अपने परिवार के बच्चों को और पोतों को कहोगे देखो, और बच्चे पोते कहेंगे देखो मेरी दादी का लगाया पेड़ है, मेरे पिताजी का लगाया पेड़ है, मेरी मम्मी का लगाया पेड़ है, मेरी बहन का लगाया पेड़ है। और किस दिन लगाया हुआ है? हाँ, रिजल्ट के दिन। हाँ। ठीक। सुभाष मेघवाल। और कृष्णाराम, विनीता आ जाए। ये पेड़ केवल आप इनको ऐसे मत मानना कि प्रतीकात्मक रूप में दिए, इनको पाल पोस के बड़ा करना है। और अभी प्रजापति सर ने बोला है आपको कि इनके फल खिलाने हमें, तब मानेंगे कि वास्तव में आपने इस पेड़ को पाला पोसा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पेड़ पौधे लगा तो देते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं करते। अच्छाई की मार्केटिंग कॉलम के तहत हम आज वापस उडवाला के स्कूल में आए हैं, और एक अच्छी बात मेरे को प्राचार्य सर ने बताई कि एक ऐसा व्यक्ति गांव के प्रति ऐसा लगाव रखता है, हालांकि उस निजी विद्यालय का एक शिक्षक है, लेकिन सरकारी विद्यालय में गणित का शिक्षक नहीं होने के कारण कक्षा 10 के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है। ये घटना मेरे लिए भी अजीब नहीं अजीबोगरीब है कि कोई 1 महीने पढ़ा दे, 2 महीने पढ़ा दे, 3 महीने पढ़ा दे, 4 महीने पढ़ा दे, लगातार 5 साल से। अगर हमको ये कहेंगे तुम 5 साल हमारे यहाँ बैठ के चले जाना तो वो भी मुश्किल हो जाता है।
5 घंटे बैठ के चले जाना 5 दिन वो मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे साथी को प्रणाम करना चाहता हूँ। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसी उम्मीद, ऐसे भाव, कहते हैं कि अच्छा करने से पहले अच्छी भावना आनी जरूरी है। तो ऐसी भावना की शुरुआत मन में अंदर से कहाँ होती है कि मेरे गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक नहीं है, मैं जब तक शिक्षक नहीं आता है तब तक मैं पढ़ा दूं। ऐसे विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में सेवा देता था। वहाँ से मैं रिलीव होने के बाद मदन जी सर ने मुझे मौका दिया। उस समय फर्स्ट साल में भी मेरा परिणाम अच्छा रहा। सर ने बहुत मुझे सम्मानित किया, अच्छा किया और हर बार मौका दिया, तब मैं कंटिन्यू या मदन जी सर के लिए। नहीं, ऐसे भाव कैसे आ जाते हैं कि निःशुल्क पढ़ाना है, ऐसे भाव कैसे आ जाते हैं? ऐसे निःशुल्क आगे भी बच्चे हैं यहाँ जो है गरीब परिवार के बच्चे हैं। बिल्कुल। जो अमीर है वो तो प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। यार यहाँ टीचर है नहीं, जितना हमारे पास नॉलेज है उनका हम बखान करें। बिल्कुल। बस बहुत बहुत आभार। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप गौशालाओं में दान करें, मंदिरों में दान करें, मस्जिद में दान करें। अगर आप विद्यालय के बारे में दान करते हैं, विद्या का मंदिर भी मंदिर है, विद्या का मंदिर है, वहां दान करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में इस गांव के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। आज तो बढ़िया परीक्षा परिणाम गांव को रियो है। मदन जी कप्तान बैठे हैं, पूरा शिक्षकों की मेहनत थी। क्या महसूस हो रही है? क्या अच्छो लाग रही है? अच्छो लाग रही है साहब। हाँ। मदन जी मेहनत करी जना हो मतलब यहाँ खुशी हुए कि डार जिया बच्चा कने संभालो जना? खुशी तो वही है कि बच्चा ना संभाला जना। और जिया ए था के गांव का जगह मास्टर जी है, जगह फ्रीम पढ़ा रहे 4 सालों मांग लिए, कहीं कहना चाहो? बहुत बहुत धन्यवाद है वान फ्रीम पढ़ा रहे है जगह। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ में गांव के एक फौजी भाई हैं जो 40 साल सेवा में रहे, फिर गांव से इनको लगा हो गए, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो कि आपने बॉर्डर पे देश की सेवा की है और गांव आने का अवसर मिलता है, और गांव आने के अवसर के बाद भी आपको ऐसे स्थान पर आने का अवसर मिलता है जहां पर ऐसे सेवाभावी शिक्षक हैं, मदन जी जैसे कप्तान हैं, टीम के वरिष्ठ साथियों द्वारा इतना अच्छा परिणाम रह रहा है, कैसा महसूस करते हो? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जैसे मोस्टली मतलब मेरा केस भी रेयर में से रेयरेस्ट केस है। एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करने वाला भी वापस गांव की तरफ मुंह नहीं करता है। नहीं करता। और 40 साल वाले तो गांव में, मतलब हालांकि मेरे को बच्चे वैसे ही बोलते हैं गांव में क्यों आ गए। हाँ। लेकिन ये मेरी इच्छा है, मेरे को मतलब मेरे गांव से स्पेशल प्रेम है। भाई मेरे गांव में अगर कोई भी काम होता है, अच्छा होता है, तो मैं महसूस करता हूं कि मेरा काम है। बिल्कुल, ऐसी भावना होनी वास्तव में जरूरी है। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि जननी जन्म भूमि से सर्वगादपि गरिष्ये। जननी यानी माँ, जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और ऐसे भाव फौजी साहब के कि मैं अपने गांव में रहूं तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोग दिखावे के चक्कर में कि मेरा बच्चा घर से बाहर निकलना चाहिए, और जैसे निकलेगा गाड़ी में बैठाएगा और वहां जाएगा, और इस तरह की भावनाएं हो रही है। मतलब बच्चे को हम कमजोर बना रहे हैं। हम सरकारी विद्यालयों से हमारा मोह भंग हो रहा है। तो हम क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारी विद्यालयों के लिए? सरकारी विद्यालयों के लिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जो क्वालिटी एजुकेशन सरकारी विद्यालयों में मिल रहा है वो मेरे हिसाब से तो प्राइवेट स्कूलों में संभव नहीं है। क्योंकि ये करीब पिछले 20-25 साल से जो शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल, इसकी वजह से वहाँ पैसे की वैल्यू है, शिक्षा की वैल्यू नहीं है। और शिक्षा सरस्वती माता का वरदान ऐसा है कि ये एक ही चीज़ है इस संसार में जो बांटने से बढ़ती है। बाकी इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बांटने से बढ़ती है। विद्या ही ऐसी चीज है, जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ ये फौजी साहब थे। और हमारे साथ में मोडूराम जी, आप आगे आ जाएं। मोडूराम जी हैं सरकारी शिक्षक होके और फिर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना, ये एक सामान्य घटना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, घटना सामान्य नहीं है, वैसे ये घटना सामान्य नहीं है। मोडूराम जी मेरे सीनियर साथी रहे, हम एक स्कूल में पढ़े हैं। मोडूराम जी कैसे विश्वास कर पाते हैं सरकारी विद्यालयों में? हालांकि हम सरकारी शिक्षक हैं और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहाँ से उम्मीद जगी, प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब प्रेरणा तो होती है ना कि हाँ उसने ऐसा किया, ऐसा मैं भी कर लूँ, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालयों में
पहले स्टाफ की कमी होती थी, आजकल ऐसा नहीं है। जहाँ स्टाफ पूरा है वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों में भी। और वैसे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है वो दिखावे के लिए या आर्थिक रूप से जो सक्षम ज़्यादा होते हैं उनको लूटने के लिए होती है। पढ़ाई तो विशेषकर सरकारी विद्यालयों में अच्छी होती है। नहीं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में? वैसे तो मैं भी खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि सरकारी विद्यालयों में, वैसे पहले भी मैं शिक्षक बनने से पहले भी मुझे कोई ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, मैंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं प्राइवेट स्कूल कर सकता हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे। ये विश्वास इनका था कि पढ़ाएंगे तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, और ये विश्वास अगर आप में है तो आपकी सफलता कदम चूम सकती है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार परीक्षा परिणाम इन बच्चों के खिलखिलाते चेहरे ये बता रहे हैं कि आप भविष्य में जाकर भी बहुत अच्छा करेंगे। हमारे साथ में इस विद्यालय की पूरी बागडोर संभाले हुए हमारे आदरणीय, हमारे सीनियर साथी, हमारे वरिष्ठ मित्र मदन जी पिलानी, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए ढेर सारी आपको बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस करते हो? इतना अच्छा परिणाम है और आपने तो एक बहुत बड़ी घोषणा, राजस्थान में पहली बार आपने ऐसी घोषणा की है। मैं मानता हूं कि 90% से ऊपर वाले बच्चे को आप हवाई यात्रा अपने खर्च पे करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे विचार कैसे उत्पन्न हुए? बिल्कुल, पिछले सत्र में मैंने ये सोचा कि अपने जो बहुत सारे स्कूल है, निजी स्कूल, उनमें 90+ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं आ पाते। तो मैंने इन बच्चों के लिए एक घोषणा की कि जो भी 90+ मार्क्स लाएगा और उन सब विद्यार्थियों को फ़्लाइट टूर करवाया जाएगा, एरोप्लेन में उनको, चाहे कहीं से, जयपुर से दिल्ली हो सकता है, जयपुर से मुंबई हो सकता है, एक इनको एयर टूर करवाया जाएगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस विद्यालय के 6 विद्यार्थी इसके लिए पात्र हो गए। 90+ के 6 स्टूडेंट इस साल, अभी जून में ही प्रस्तावित है, जून में इनको हवाई यात्रा करवाई जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। विद्यालय के प्राचार्य सर द्वारा कोई सरकारी खजाना नहीं है, ये अपने स्तर पर ये करवाएंगे। बहुत बड़ी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मदन जी, सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है पीछे वर्षों में, लेकिन अब धीरे धीरे लगाव भी हो रहा है सरकारी विद्यालयों की, और प्राइवेट निजी विद्यालयों के द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन भी प्रसारित किए जाते हैं। कहाँ तक ऐसा मानते हो कि आपके पास भी कोई बच्चा होशियार है, 10वीं तक बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा रिजल्ट आया है, और उसको प्राइवेट वाले झांसे में ले जाते हैं, तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है? बहुत दुख होता है। 10वीं तक तो पहुंचना ही नहीं देते, 8वीं में ही छंटनी हो जाती है। 8वीं में जिसके A ग्रेड आ गई, वो बच्चा फिर हमारे पास रखना बहुत मुश्किल काम होता है, उस गार्जियन को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि निजी विद्यालय वाले बहुत उनको प्रलोभन देते हैं, आपकी किराया नहीं लगेगा, आपकी फीस नहीं लगेगी, क्योंकि उनको भी तो पोस्टर में उनके जो एडमिशन्स है वो पोस्टर्स के आधार पर होते हैं कि भी इनके यहाँ इतने 90+ है तो हमारे बच्चे को भी वहाँ करवाएं। तो हमारे पास 9th में ये स्थिति होती है कि हम 10th में इन बच्चों का रिज़ल्ट क्या देंगे। फिर क्या होता है, वो मथनी जिस तरह चलती है ना, छाछ में से मक्खन निकालने वाली बात है, बहुत जटिल काम हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से निजी विद्यालयों के द्वारा सरकारी विद्यालय को उन बच्चों की सूची तैयार कर ली जाती है और उनके घरों में बार बार चक्कर लगाए जाते हैं, और फिर वो कहते हैं परिणाम हमारा है। परिणाम तो नींव का होता है, नींव अगर मजबूत है तो इमारत भी बहुत अच्छी बनती है। तो अभिभावकों से, पालकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? निवेदन यही है कि अगर आप ये मानते हैं कि पैसे से शिक्षा मिलती है, अगर फीस जहाँ ज़्यादा हम चुका रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब तो हमारे पास शिक्षा पहुँचती नहीं। पैसे वालों के पास ही मिलती है और किसी के पास शिक्षा पहुँच ही नहीं पाती। शिक्षा को ख़रीदा नहीं जा सकता, और जबकि आज के इस व्यवसायीकरण के दौर में पूरी शिक्षा का पूरी तरह से हम अगर देखें तो ये व्यवसायीकरण हो चुका है, और ऐसा मानने लगे लोग जहाँ जितनी ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, जबकि है बिल्कुल गलत बात है ये कि जहाँ पे हम फीस ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। फीस तो यहाँ भी अगर हम देखें, गवर्नमेंट स्कूल का भी अगर प्रति बच्चे का खर्च देखें ना, कितना खर्च, लगभग ये मानो आप एवरेज अगर निकालें तो 20-25 हज़ार रुपये सालाना एक पहली क्लास के बच्चे का गवर्नमेंट खर्च कर रही है। जबकि अभिभावकों को निजी विद्यालय के जो संचालक होते हैं वो इस तरह से बरगलाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, स्टाफ नहीं है। अगर मान लो पढ़ाई नहीं होती तो आज पूरे राजस्थान का आप गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट देखो, मैं इस स्कूल की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। आप
पिछले 4-5 सालों से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल। बहुत शानदार परीक्षा परिणाम गवर्नमेंट स्कूल्स के आ रहे हैं। हमें गवर्नमेंट स्कूल पे भरोसा करना चाहिए और अगर हम भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला के प्राचार्य मदन जी फिलानिया थे। और निश्चित रूप से मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, आप अपने बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि वो समझ सकें कि हमें क्या करना है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। यहाँ विद्यालय में अच्छा परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यालय के प्राचार्य सर का ग्रामीण जनों द्वारा माला और साफा पहना के स्वागत किया जाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य सर का स्वागत अभिनंदन फौजी साहब के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो हकदार होता है उसका सम्मान और स्वागत होना चाहिए। एक बार इन सभी बच्चों के लिए और बच्चे भी अपने आप के लिए जोरदार ताली। हमारे जाति को देखो लाणो पानी लिखे लोग अपने आप